स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है माँ बाप का आशियाना। शिवचंद्र जी आंगन में चारपाई पर बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तभी उनका बड़ा बेटा राकेश गुस्से में बोला, बाबूजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अर्जुन को उटपटांग बातें मत सिखाया करो। शिवचंद्र जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना परेशान हो? तभी उनकी बड़ी बहू अंजलि बाहर आई और बोली, बाबूजी, आज सुबह अर्जुन ने गांव की भाषा में कुछ अजीब बातें की। हम उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छा पढ़ सके और भविष्य में बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन आप तो हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आपको पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या समझ में आएगी? कम से कम मेरे बेटे का भविष्य तो खराब मत करो। शिवचंद्र जी हैरानी से अपने बेटे और बहू की बातें सुन रहे थे। बहू अंजलि ने राकेश से कहा, आपके बाबूजी की ग्वार भाषा हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगी। मैंने उसके लिए कई सपने देखे हैं, आप बस उनसे दूर रहने को कहिए। शिवचंद्र जी ने चुपचाप यह सब सुना। अंजलि लगातार अपनी बातों से उन्हें नीचा दिखा रही थी, जबकि राकेश अपनी पत्नी का समर्थन कर रहा था। 8 महीने पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके बाद से अंजलि ने शिवचंद्र जी का जीवन कठिन बना दिया था। वह हर मौके पर उन्हें ताना मारती थी, जिससे शिवचंद्र जी के लिए अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया था। शिवचंद्र जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे राकेश का एक बेटा है जिसे अर्जुन कहते हैं और छोटे बेटे सुरेश की हाल ही में शादी हुई है। अक्सर शिवचंद्र जी घर के काम करते समय अपने गांव के भजन गुनगुनाते थे। एक दिन अर्जुन ने उन्हें गाते हुए सुन लिया और भजन को रट लिया। इसी बात को लेकर अंजलि ने विवाद खड़ा कर दिया। अंजलि चाहती थी कि शिवचंद्र जी हमेशा उनके अधीन रहे। वह जानती थी कि शिवचंद्र जी शांत स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब तक विमला जी, शिवचंद्र जी की पत्नी, जीवित थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके निधन के बाद अंजलि और राकेश ने शिवचंद्र जी को शहर लाकर उनकी देखभाल में भी कमी कर दी। शिवचंद्र जी ने हमेशा चुप रहना सही समझा। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें कम पढ़ा लिखा होने का ताना मिला। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां शिक्षा की सीमित सुविधाएं थीं। वे गांव की पाठशाला में पढ़े थे, जहां हिंदी और थोड़ा बहुत गणित ही सिखाया जाता था। विमला जी, जो एक छोटे शहर से थी, थोड़ी अंग्रेजी जानती थी, लेकिन जब अंजलि घर में आई तो उसने शिवचंद्र जी को उनकी पढ़ाई और भाषा के लिए हमेशा ताने देने शुरू कर दिए। जब विमला जी जीवित थी तब वह अपनी बहू को हमेशा अच्छे से समझाया करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद शिवचंद्र जी लगातार अपमानजनक शब्द सुनते। इतने हताश हो गए कि उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक लगने लगी थी। कभी कभी वे खुद से ही पूछने लगते थे, क्या मैं सच में पढ़ा लिखा नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? शिवचंद्र जी एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके जन्म पर दादी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, क्योंकि वे 2 बेटियों के बाद बेटे के रूप में आए थे। घर में खुशी का माहौल था। दादी परिवार की मुखिया थी और उनके पिता हमेशा दादी की हर बात मानते थे। माँ को तो कभी कुछ कहने का अधिकार नहीं था। उनके जीवन का हर पहलू दादी के इशारों पर चलता था। पढ़ाई लिखाई कर अपने पैरों पर खड़ा होना शिवचंद्र जी का बचपन से सपना था, लेकिन उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उन्हें गांव के बाहर पढ़ाने के लिए भेज सके। गांव में शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब शिवचंद्र जी 101 साल के हो गए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर अपने दोस्तों की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तब शिवचंद्र जी की दादी ने क्रोधित होकर कहा, अरे मेरे राजकुमार, तुम पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तुम्हें अपने बाबूजी के साथ खेती में मदद करनी है। इस पर शिवचंद्र जी के पिता ने कुछ नहीं कहा और दादी की इच्छा का सम्मान किया। इस तरह शिवचंद्र जी ने 10वीं तक पढ़ाई की और फिर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में लग गए। जब भी वह अपने बाबूजी के साथ शहर जाते तो शहर से कुछ किताबें खरीद कर लाते और दादी के डर से रात रात भर उन किताबों को पढ़ते। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, लेकिन किताबों के माध्यम से बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया।
थोड़े समय बाद शिवचंद्र जी की शादी विमला जी से हुई, जो एक छोटे से शहर से आई थी और थोड़ी पढ़ी लिखी थी। शिवचंद्र जी अक्सर रात में विमला जी से अंग्रेजी सीखते थे। विमला जी ने उनकी पढ़ाई में रुचि देखकर चुपचाप उनका 12वीं का फॉर्म भरवाया और परीक्षा दिलाने के लिए अपने मायके ले गई। वहीं रहकर शिवचंद्र जी ने वार्षिक परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद वह बहुत खुश थे और अपने दोस्तों की तरह शहर में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि विमला जी मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही शिवचंद्र जी की जिंदगी खुशियों से भर गई। 9 महीने बाद विमला जी ने बड़े बेटे राकेश को जन्म दिया और उसके 2 वर्ष बाद छोटा बेटा सुरेश भी इस दुनिया में आ गया। शिवचंद्र जी की गृहस्थी पहले बहुत खुशहाल थी। वह अपनी खेती बाड़ी का काम संभालने लगे और विमला जी घर का काम देखती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और शिवचंद्र जी की दादी का देहांत हो गया। इसके बाद शिवचंद्र जी को अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। क्योंकि गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर लेकर रहने का निश्चय किया और वहीं अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन अब वही शिवचंद्र जी अपने बेटों और बहू के अपमानजनक शब्द सुन रहे थे। धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब देने लगा था। वह अकेले अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खूब रोया करते थे। उनकी तबीयत भी गिरने लगी थी। एक दिन जब बहू ने उन्हें सब्जी खरीदने के लिए बाजार भेजा तो अचानक भीड़ में एक आवाज सुनाई दी, ओ शिवचंद्र। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके बचपन का दोस्त मोहनलाल खड़ा था। इतने वर्षों बाद अपने दोस्त से मिलकर शिवचंद्र जी खुशी से चहक उठे। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को देखा और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने का मन बनाया। मोहनलाल ने कहा, चल यार, पास के रेस्टोरेंट में बैठकर 1 कप चाय पीते हैं। इतने सालों बाद तुझे यहाँ पाकर मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। शिवचंद्र जी ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। मोहनलाल ने जब शिवचंद्र जी से उनके जीवन के बारे में पूछा तो वह ठिठक गए। उन्हें याद आया कि कभी उनके भी बड़े ख्वाब थे, लेकिन अब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी विमला जी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह मेरे ख्वाब पूरे करने में मदद करती थी। यह सुनकर मोहनलाल को गहरा सदमा लगा। उन्होंने शिवचंद्र जी को गले से लगा लिया और फिर पूछा, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? तुम तो टीचर बनना चाहते थे। शिवचंद्र जी ने कहा, शादी के बाद विमला जी की वजह से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी की, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियों ने मुझे रोक लिया। अब तो मैं उम्र दराज हो चुका हूँ। इस उम्र में क्या पढ़ाई कर सकता हूँ? लोग हंसेंगे। मोहनलाल गुस्से में बोले, कौन सा समय बीत गया? तेरी उम्र का क्या हुआ? लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। तुझे अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मोहनलाल ने शिवचंद्र जी को प्रेरित करते हुए कहा, अपने अंदर के जोश को जगा। तुमने अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत दिखाई थी। तुम आज भी वह सब कुछ कर सकते हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन हिम्मत रखकर डटे रहना। हार कभी मत मानना। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। मोहनलाल ने शिवचंद्र जी को कहा। मैंने शिवचंद्र जी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लास का प्रबंध करवा दूंगा। मोहनलाल की बातें शिवचंद्र जी में नया जोश भर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। जैसे जैसे उनके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे, उनके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने की तड़प बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पूरा करने का, कहते हुए शिवचंद्र जी ने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे राकेश और सुरेश ऑफिस से लौट चुके थे और बहुएं रसोई में खाना बना रही थीं। सब्जी का बैग एक तरफ रखते हुए शिवचंद्र जी ने ठान लिया कि इस समय बात करेंगे। वह सबके साथ बैठ गए। दोनों बहुएं भी बाहर आ गईं। शिवचंद्र जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम सभी यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। उनके बेटों ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? शिवचंद्र जी ने धीरे धीरे कहा,
बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। राकेश ने कहा। बाबूजी, साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तय कर लिया है कि मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, शिवचंद्र जी ने स्पष्टता से कहा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। राकेश ने कहा, मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक है? यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? बहू ने तंज करते हुए कहा। आप ठीक तो हैं बाबूजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या तरीका है बात करने का? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे और यदि मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? शिवचंद्र जी ने उत्तर दिया। सुरेश की आवाज आई। आप इस उम्र में पढ़ाई के लिए निकलोगे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मेरा ससुराल भी इसी शहर में है, वहाँ मेरी इज्जत कैसे बचेगी? और मेरे दोस्त, वे तो मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू कविता चुप नहीं रह पाई। तंज कसते हुए बोली, बाबूजी, अभी हाल ही में सासू माँ का निधन हुआ है और आप ये सब करने का सोच रहे हैं? अगर आपको ये सब करना है तो आप कहीं और जाकर कीजिए। बेटे और बहुएं ने अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर दिए। शिवचंद्र जी इस बात से दंग रह गए, लेकिन इस बार उन्होंने बेटे और बहू के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वे अब भी चुप रहे तो जिंदगी की छोटी छोटी इच्छाएं भी अधूरी रह जाएंगी। अगले दिन सुबह शिवचंद्र जी ने मन बना लिया कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है। जैसे ही सब लोग अपने काम के लिए निकले, शिवचंद्र जी कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। कॉलेज पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर डॉक्टर मोहनलाल का नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। मन में सोचने लगे कि मोहनलाल कितना गर्व महसूस करता होगा। तभी गार्ड ने उन्हें पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? प्रिंसिपल से, शिवचंद्र जी ने उत्तर दिया। गार्ड ने उन्हें ऑफिस में ले जाकर मोहनलाल से मिलवाया। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते देख मोहनलाल बहुत खुश था। शिवचंद्र जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन हो गया, लेकिन जब उन्होंने मोहनलाल से कहा कि घर की स्थिति के कारण वह रोज क्लास नहीं आ पाएंगे, तो मोहनलाल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, इसका भी हल है। जो छात्र क्लास नहीं आ पाते उनके लिए हम वीडियो लेसन उपलब्ध करवाते हैं। कल से तुम्हें रोज कक्षा कार्य की वीडियो भेज दी जाएगी। तुम्हें सिर्फ परीक्षा देने के लिए कॉलेज आना होगा। अगले दिन से शिवचंद्र जी ने बेटे बहू के जाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। वे पढ़ाई के प्रति बेहद उत्साही हो गए और रात में भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय निकालने लगे। कभी कभी बहुएं शक करने लगी कि बाबूजी ने मोबाइल फोन के साथ बहुत समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन यह बात जल्दी ही रफा दफा हो गई। मोहनलाल भी समय समय पर फोन करके शिवचंद्र जी की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेता रहता था। पढ़ाई करते करते शिवचंद्र जी का आत्मविश्वास लौटने लगा। समय बीतता गया और देखते देखते 3 साल बीत गए। आज शिवचंद्र जी कुछ बेचैन थे, क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम निकलना था। अर्जुन को संभालते हुए वे इसी सोच में थे कि अचानक मोहनलाल का फोन आया। अरे शिवचंद्र, क्या तुमने आज का अखबार देखा? मोहनलाल ने उत्साहित होकर कहा, तुमने कमाल कर दिया। ग्रेजुएशन की 3री वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे शहर में प्रथम स्थान हासिल किया है। शिवचंद्र जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत अखबार खरीद कर लाए, जिसमें उनकी फोटो के साथ हेडलाइन थी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। 55 वर्षीय शिवचंद्र जी ने अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखी और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज उनका बचपन का सपना सच हो गया था और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शिवचंद्र जी का मन सोच में डूबा था। जब वे अपने बेटों और बहुओं को यह बताएंगे कि उन्होंने अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फोटो देखी है, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपने पिता को पढ़ाई न करने के लिए कहकर कितनी बड़ी गलती की थी। आज उनके बेटे उन पर गर्व महसूस करेंगे। शाम को जब बेटे और बहुएं घर आए, शिवचंद्र जी ने खुशी खुशी अखबार उनके सामने रखा। बड़ा बेटा राकेश अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी आंखें फैल गई। बाबूजी, ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमने पहले भी यही कहा था, अगर ये सब करना है तो कहीं और जाकर करें। बड़ी बहू ने भी कहा। अच्छा, तभी मैं सोच रही थी,
इतने दिनों से बाबूजी फोन पर क्या कर रहे हैं? अब समझ में आया कि आप क्या कर रहे थे। शिवचंद्र जी ने जवाब दिया, जब तक मैंने शुरू नहीं किया तब तक तो तुम मुझे अनपढ़ और गंवार समझती थी। अब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। शिवचंद्र जी की आंखों में आंसू थे। मैंने अपने ख्वाबों को तुम्हारे लिए भुला दिया था, लेकिन अब मैं आगे सीए की पढ़ाई भी करूँगा। मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। छोटा बेटा भड़क गया। बाबूजी, अगर आपको यह सब करना है तो आप कहीं और जाकर रहिए। ये सब हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर शिवचंद्र जी का इंटरव्यू लेने आए। जब पूछा गया कि आगे क्या करेंगे तो उन्होंने कहा, मैं आगे सीए की पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ और दूसरों को भी पढ़ाना चाहता हूँ। बेटे और बहू क्रोध में थे लेकिन कुछ नहीं कर सके। जैसे ही रिपोर्टर चले गए, राकेश चिल्लाया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब आपके कारण घर में भी चैन नहीं रहा। शिवचंद्र जी ने कहा, अगर तुम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम इस घर को छोड़कर जाओ। यह घर मेरा है और मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, इस घर को खाली कर दो। अब इस घर में मुझ जैसे लोग रहेंगे जिनके सपने अधूरे रह गए हैं। शिवचंद्र जी ने दृढ़ता से कहा, मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने जैसे लोगों की जिंदगी संवारना चाहता हूँ। बेटे और बहुएं मायूस होकर अपने कमरों में चले गए। अगले दिन मकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था, बच्चों के सताए हुए माँ बाप का आशियाना। आज शिवचंद्र जी ने साबित कर दिया कि अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन में हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। अगर आपका भी कोई सपना है तो उसे साझा कीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।